विवेक की वन विभाग में रेंजर के पद पर नई पोस्टिंग हुई थी। उसकी उम्र करीब 25-26 साल थी। अच्छी कद काठी, दिखने में हैंडसम और काफी होशियार भी था। कुछ महीनों बाद उसका तबादला बालाघाट से करीब 50 किलोमीटर दूर सोनपुर गांव में हो गया। गांव में उन्हें जो सरकारी आवास रहने के लिए मिला था वह काफी पुराना था। खैर, विवेक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाथरूम की कंडीशन देख उसकी शहरी पत्नी रिया ने तो अपने खंडहर घर को देखकर वह थोड़ा दुखी और विवेक पर नाराज हो रही थी। नाराजगी जायज थी, क्योंकि एक तो गांव और उस पर ऐसा घर। रिया ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं थी। विवेक ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते में बाथरूम के साथ मकान की भी मरम्मत कर चकाचक करवा देंगे। पति की बात मानकर किसी तरह रिया ने भी अपने मन को समझा लिया। चौकीदार ने विवेक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साहब, वो पास वाले भूतिया रेस्ट हाउस के बारे में मैडम को बता दीजिए। अरे चुप कर, वैसे ही उनका दिमाग गर्म है और भूत की बातें सुन आज ही शहर जाने की जिद पकड़ लेगी। विवेक चौकीदार को एक कोने में ले जाकर बोला। चौकीदार ने नए मकान में सामान रखवाया और बाहर आ गया। उसने बाजू के उस रेस्ट हाउस को डरते हुए देखा और सोचने लगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वह चुड़ैल तो इस रेस्ट हाउस के पास से गुजरने वाली कई औरतों को शिकार बना चुकी है। ये लोग इसी भूतिया रेस्ट हाउस के बगल में रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी रक्षा करना। रेस्ट हाउस का डर गांव वालों के मन में इस कदर हावी था कि किसी ने भी वहां मकान नहीं बनाए। जिनके थे वो लोग छोड़कर कुछ दूर बस गए। कुछ लोगों ने उस ओर खुलने वाली खिड़की दरवाजों के साथ रास्ते भी बदल लिए। लोगों ने रेस्ट हाउस की तरफ मिट्टी की दीवारें, कंटीली झाड़ियों का जंगल लगा रखा था ताकि भूलकर भी कोई उस ओर न जा सके। यदि किसी को उस ओर जाना पड़ जाए तो आधे गांव का चक्कर लगा कर ही जा सकते थे। विवेक को उस मकान में रहने को मना करने की दूसरी वजह जंगल था, जो रेस्ट हाउस और उन्हीं सरकारी आवास से शुरू होता था। 4-5 दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात विवेक की नींद खुली तो देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। तभी बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज आई। वह दौड़ते हुए आया तो देखा कि दरवाजे खुले हुए थे। तभी उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे और अभी अंधेरा था। उसने बरामदे से लेकर पूरे घर में आवाज देते हुए पुकारा, लेकिन रिया घर में नहीं थी। टॉर्च लेकर वह घर से बाहर आया और सोचने लगा, पता नहीं इस समय कहां चली गई। सुबह होने में अभी 1.5-2 घंटे बाकी है। यहाँ तो वह किसी को पहचानती भी नहीं। कहीं नाराज होकर शहर तो नहीं चली गई, लेकिन इस समय तो कोई भी बस शहर नहीं जाती। अकेले जाने की बेवकूफी तो वह नहीं कर सकती। विवेक की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने चौकीदार को बुलाना उचित समझा। विवेक ने चौकीदार को मोबाइल निकालकर फोन लगाया और जल्द आने को कहा। अचानक विवेक की नजर उस रेस्ट हाउस पर गई, जिसकी बाउंड्री उनके घर की दीवार से महज 15 फीट दूर थी। वहां एक लोहे का छोटा गेट आधा खुला हुआ था, जबकि सामने का बड़ा गेट बंद था। विवेक सोचने लगा कि एक बार रेस्ट हाउस में भी जाकर देखा लिया जाए। वह कई बार रातों में अकेले जंगल घूम चुका था, इसलिए यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह तेज कदमों से उस गेट की तरफ चल दिया। तभी पीछे से चौकीदार ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और घबराते हुए बोला, साहब, कहाँ जा रहे हो? जरा सामने तो देखो, वहाँ चुड़ैल हो सकती है। मैंने आपको बताया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उस पर एक साथ कई कुत्तों के रोने की आवाज ने माहौल को और भयानक बना दिया था। वह रुक गया। दोनों ने गेट से थोड़ा दूर होकर देखा तो रेस्ट हाउस के एक कमरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और एक चलती हुई परछाई। वो दृश्य देखकर अब विवेक को भी थोड़ा घबराहट हुई। उसने चौकीदार से पूछा, क्या वाकई वहां भूत रहते हैं? मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता।
रेस्ट हाउस का रहस्य बताने के लिए चौकीदार को यही समय सही लगा। उसने बताया कि आज से 12 साल पहले तक इस रेस्ट हाउस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब कभी शहर से छोटे बड़े अधिकारी दौरे पर आते तो गांव के बाहर यही उनका ठिकाना होता। उस दिन रंग पंचमी की रात थी। एक नेता के साथ कुछ अधिकारी यहाँ रुके हुए थे। उनके मनोरंजन के लिए आदिवासी और ग्रामीणों ने लोक नृत्य पेश किया। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एक बड़े अधिकारी जो नेताजी के करीबी थे, वह एक लड़की को बहाला फुसला कर कमरे में ले गए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। वह किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर कमरे से बाहर आ गई और रोते हुए नेताजी से उस अधिकारी की शिकायत करने लगी, लेकिन नेताजी तो उस अधिकारी का पक्ष लिए बैठे थे। कुछ महिलाओं ने उस अयाश अधिकारी की यह सब करतूत देख ली थी। वे चाहती तो उस लड़की की मदद कर सकती थी, लेकिन वे डर की वजह से चुप रहीं। फिर उस लड़की ने क्या किया, विवेक ने पूछा। चौकीदार ने एक गहरी सांस लेते हुए बताया, वह क्या करती, उस लड़की की गांव भर में बदनामी हो गई थी। दूसरे दिन उसने रेस्ट हाउस के पीछे जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर रेस्ट हाउस में भटक रही है। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, विवेक ने एक गहरी सांस लेकर कहा। आगे चौकीदार थोड़ा गुस्से में बोला, फिर 1 महीने के अंदर उस नेता और अधिकारी की जीप पलटने से मौत हो गई। गांव वालों का मानना है कि उसी लड़की की आत्मा ने नेता और अधिकारी को मारा है। और विवेक ने चौकीदार की बात बीच में ही काट दी। अब आगे की घटना बाद में सुनूंगा, पहले वहां जाकर देखते हैं। उस भूतिया रेस्ट हाउस का वह कमरा जो छोटे गेट के पास था, विवेक को वहां कांच की एक खिड़की से थोड़ी रोशनी में रिया दिखाई दी। विवेक तेजी से उस ओर बढ़ने लगा, तभी चौकीदार पीछे से रोकते हुए बोला, साहब 5 मिनट रुक जाए। मैंने गुनिया को बुलावा भेज दिया था, अभी आता ही होगा। वह गांव का सिद्धतांत्रिक है। मैडम पर चुड़ैल हावी हो गई है। मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ अभी। विवेक तेज कदमों से चलने लगा। अकेला बाहर रुककर क्या करूँगा, ये सोचकर चौकीदार भी डरते हुए विवेक के साथ साथ चल दिया। अंदर पहुंचकर विवेक अपनी पत्नी को पुकारने लगा, रिया, रिया, तुम ठीक तो हो ना? चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च सिर्फ एक सीध में ही रोशनी कर पा रही थी। जिस कमरे में उन्होंने अपनी पत्नी रिया को देखा था, अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक मोमबत्ती दिखाई दी जो हाल ही में बुझने की वजह से धुआं छोड़ रही थी। उसी कमरे से लगी बाथरूम से टिप टिप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वे उस ओर बढ़े ही थे, तभी पीछे खड़ा चौकीदार चिल्लाया, साहब वो रही मैडम। हॉल में पर्दे के पीछे। हड़बड़ी में विवेक पीछे मुड़ा तो टॉर्च दीवार से टकरा गई और नीचे गिरकर टिमटिमाने लगी। साला, इस टॉर्च को भी अभी खराब होना था। विवेक मन ही मन झल्लाते हुए टॉर्च थपथपाने लगा। जलती बुझती रोशनी के बीच विवेक ने पर्दे के पीछे छिपी रिया को पकड़ना चाहा, लेकिन वह बिजली की फुर्ती से भागने लगी। विवेक पीछे से सिर्फ रिया की साड़ी का पल्लू ही पकड़ पाया, लेकिन वह भी उसने झटकार के छुड़ा लिया और देखते ही देखते अंधेरे में कहीं खो गई। विवेक पैर पटक कर खिसियाते हुए वहीं खड़ा हो गया। चौकीदार मोबाइल टॉर्च घुमाते हुए बोला, देखा साहब, मैडम कितनी फुर्तीली हो गई हैं। ये सब उस चुड़ैल का असर है। हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। विवेक के चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। बाहर चिड़ियों की आवाज शुरू हो गई थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। चौकीदार बाहर झांकते हुए बोला, चिंता न करो साहब, अब तो सुबह हो गई है। अभी सोचते हैं आगे क्या करना है। करना क्या है, पहले पुलिस थाने चलते हैं।
पता नहीं रिया को क्या हो गया है, फिर कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। दुख से विवेक का गला भर आया। वे दोनों रेस्ट हाउस के बाहर आ गए। दूर से उन्हें तांत्रिक आता दिखाई दिया। काले कपड़े, बड़े बड़े बाल और गले में छोटी बड़ी कई मालाएं। शरीर से थोड़ा नाटा किंतु काफी स्थूल था। वह साहब को तो पहचानता नहीं था, इसलिए चौकीदार से बुलाने की वजह पूछी। चौकीदार ने भी तांत्रिक को एक बार में ही रेस्ट हाउस में मैडम के गायब होने की घटना सुना दी। तांत्रिक कुछ कहता इससे पहले ही घर के दरवाजे से रिया आती दिखाई दी। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किंतु चौकीदार और तांत्रिक के चेहरे पर संशय बाकी था। रिया पास आकर हैरानी से पूछने लगी, इतनी सुबह सुबह आप बाहर क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड तुम मिल गई। विवेक बहुत खुश था, फिर थोड़ा गुस्से में बोला, कमाल करती हो तुम, बगैर बताए कहीं भी चली जाती हो। और तुम इस भूतिया रेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? भूतिया रेस्ट हाउस, रिया चौंकते हुए बोली, फिर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस दी। चौकीदार ने साहब के कान में फुसफुसाते हुआ कहा, साहब चिल्लाकर मत बोलिए, मैडम अब आपकी पत्नी नहीं है, उनके अंदर उस लड़की की आत्मा है। तांत्रिक को अपना काम करने दीजिए। तांत्रिक ने आंख बंद करके कुछ मन में मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर बोला कि मैडम के ऊपर कोई चुड़ैल का साया नहीं है, वह ठीक है। चौकीदार आश्चर्य हुआ, तांत्रिक से पूछा, क्या बात करते हो महाराज, भला ये कैसे हो सकता है? गांव की कोई भी स्त्री इस रेस्ट हाउस के नजदीक से गुजर जाए तो चुड़ैल उसे शिकार बना लेती है। फिर मैडम, तांत्रिक ने चौकीदार की बात काटते हुए कहा, वही तो हम कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतों को ही वह चुड़ैल अपना दुश्मन समझती है, जो उसकी मौत की वजह बनी थी। इतना कहकर तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाता हुआ चला गया। चलो एक बात तो साफ हो गई, रेस्ट हाउस से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। चौकीदार खुश होकर बोला और अपने घर चला गया। विवेक अपनी पत्नी के साथ बैठ गया। अखबार पढ़ते हुए भी विवेक की नजर बार बार उसी रेस्ट हाउस पर जा रही थी। रात वाली घटना को वह भूल नहीं पा रहा था। भूत, चुड़ैल, लड़की, मौत, यह सब क्या है? रिया ने थोड़ा घबरा कर विवेक की ओर देखते हुए पूछा। अखबार टेबल पर पटकते हुए उल्टे विवेक ने ही पूछा, वह सब बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात वहाँ क्या करने गई थी? सुबह 4-5 बजे का समय रात नहीं कहलाता, और सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। जब मैं वहाँ टॉयलेट के लिए जाती थी और 3 दिन से रोज जा रही हूँ, वहाँ की बाथरूम यहाँ की तरह टूटी फूटी नहीं है। टॉयलेट, विवेक हैरान रह गया। जब तक आप सोकर उठते थे मैं नहा कर फ्रेश होकर आ जाया करती थी अपने इस खंडहर मकान से, तो लाख गुना अच्छा है वह रेस्ट हाउस। रिया ने विवेक को बताया कि पहले दिन ही उसके ऑफिस जाने के बाद वह घूमते हुए उस रेस्ट हाउस में गई थी और अच्छी तरह से जांच परख लिया था। उसके बाद अक्सर बगल का छोटा गेट खोलकर वह चली जाती थी। इस बात का इतना बड़ा तमाशा बनेगा उसने सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, उसने विवेक के सामने अपने कान पकड़ लिए। विवेक हंसते हुए बोला, माफ तो तुम्हें करूंगा नहीं, आखिर तुमने भी मुझे डरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले पर्दे के पीछे छुप गई और फिर मुझसे साड़ी का पल्लू छुड़ाकर यहाँ भाग आई। साड़ी का पल्लू, अब आप मुझे डरा रहे हो? मैं तो साड़ी पहनी ही नहीं थी। और हम दोनों रेस्ट हाउस के अंदर कब मिले भला? मैं क्यों आपको देखकर भागने लगी? रिया ने डरते हुए पूछा। विवेक मन ही मन सोचने लगा, फिर पर्दे के पीछे वह कौन थी जिसके पीछे वह भाग रहा था? भागते समय उसकी साड़ी का एक सिरा भी उनके हाथ में आ गया था। सोचते हुए विवेक के चेहरे पर पसीना छलक आया। क्या हुआ आपको? क्या सचमुच रेस्ट हाउस में भूत रहते हैं? आपने कुछ देखा वहाँ? रिया ने डरते हुए पूछा। उसकी नजर अपने हथेली पर गई, जैसे आग से जल जाने पर होते हैं इसी हाथ से विवेक ने साड़ी को पकड़
खड़ा था उसने जल्दी से अखबार से हाथ छुपा लिया। वह मुस्कुराया और गंभीर माहौल को सामान्य करते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस तुम्हें डराने के लिए सिर्फ मजाक कर रहा था। गांव वाले फिजूल ही भूत प्रेत किया हुआ है। उसी दिन दोनों शहर चले गए। विवेक ने रिया को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दिया। कह दिया, कुछ दिनों की बात है, मकान तुम्हारे रहने लायक हो जाएगा, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। वैसे भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद वह खुद एकांत और कुछ सुकून चाहता था।